समस्त एनआईएस डिग्री डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे क्लेरिफिकेशन याचिका के परपेच में। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पिछली सुनवाई में क्या अहम तथ्यों पर विचार किया गया, आगे की सुनवाई किस प्रकार से अहम होने जा रही है और क्या ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कोर्ट के सामने आने वाले हैं और आप सभी लोगों के लिए जीत सुनिश्चित करने वाले हैं, यानी आपकी वैधता पर जो है फाइनल मोहर होने वाली है। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करिएगा और जो साथी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि साथियों आप सभी को पहले अवगत करा दें, जो पिछली सुनवाई का आदेश है आप सभी के सामने है। बात करें पिछली सुनवाई कोर्ट नंबर 11 में आइटम नंबर 31 पर हुई। साथियों, ये सुनवाई जो हुई कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की याचिका पर हुई और ये सुनवाई जो हुई 29 जनवरी को हुई साथियों। और ये जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह सर की बेंच में हुई। साथियों, पेटिशनर की तरफ से अगर बात करें यानी एनआईएस डीएलएड की तरफ से विभा दत्ता मखीजा मैम की शानदार बहस के दम पर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिली। हर वो तथ्य जो कोर्ट के सामने रखा गया उसको कहीं ना कहीं जस्टिस हिमा कोहली मैम ने स्पष्ट तौर पर सुनना चाहा और डिफाइन भी करना चाहा और उससे निष्कर्ष निकल कर आया कि आगे जो है अहम तथ्य पर विचार करते हुए निष्कर्ष की स्थितियां जरूर बनेंगी। जैसा कि साथियों जो सुनवाई का सार है उसको यहाँ पर आर्डर में मेंशन किया गया, लिखा गया याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील इस न्यायालय का ध्यान अनुबंध P3 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 29 जुलाई 2011 को जारी एक अधिसूचना है जिसमें कहा गया है शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता पैराग्राफ 1 में निर्धारित की गई और यह कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष की न्यूनतम योग्यता और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा दर्शाती है। किसी भी नाम से ज्ञात हो। एनसीटी मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2002 के अनुसार उनका कहना है कि न्यायालय के अवलोकन के लिए 2002 विनियम दाखिल करने के लिए उनके ब्रीफिंग वकील को कुछ समय दिया जा सकता है। हम ध्यान दें कि वर्तमान याचिका की विचारणीयता के संबंध में उत्तरदाताओं की ओर से इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति ली गई है कि इस याचिका में लगाया गया आदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है। इसके खिलाफ एक अंतर न्यायालय अपील झूठ है। वर्तमान में उपरोक्त पहलू पर कोई भी टिप्पणी करने से बचते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 2 सप्ताह के भीतर 2002 के विनियमों की एक प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। 16 फरवरी 2024 को सुनवाई सूचीबद्ध होगी। या साथियों आप सभी को अवगत कराया कि ये जो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकल रहा है विनियम जो आपका है 2002 उसके बारे में चर्चा कर लें और 29 जुलाई 2011 की जो स्पष्ट रूप से बात की गई उस पर चर्चा कर लें। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है जो आप सभी लोगों के लिए अहम है। तो साथियों आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण जो है अधिसूचना कहें या नोटिफिकेशन कहें जो एनसीटी का है वो है। इसमें साथियों न्यूनतम अर्हताएं के रूप में क्या लिखा गया है जिसका आर्डर में जिक्र किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए क्या स्पष्ट किया गया है का पॉइंट पर दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो यह आदेश में स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया है। यह भी यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं और स्पष्ट तौर पर अन्य कई सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है अर्हता को लेकर के लिखी गई हैं जिसका जिक्र जो है कोर्ट के आदेश में स्पष्ट तौर पर किया गया है। साथियों इसके बाद एक और अहम आप सभी के लिए गजट है जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ये गजट की जो है जारी किया गया था या पब्लिश किया गया 12 नवंबर 2014 को। साथियों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इंगित की गई हैं जो अर्हताओं के लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक को लेकर के स्पष्ट किया गया, यानी 1 से 8 तक के क्या लिखा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35वां के खंड 23 के उपखंड 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23/8/2010 की समय समय पर यथाशोधित अधिसूचना में अंतः निश्चित न्यूनतम अर्हताएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया प्रदत्त शक्तियों के आधार पर और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके साथियों आप जो आपके लिए मान्यता या मान्यता जो पत्र है स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड को लेकर के उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। आप सभी को पता होगा, आप स्पष्ट रूप से उस जो है रेजिग्नेशन आर्डर को पढ़िए, उसमें स्पष्ट तौर पर यह बात लिखी गई है और इसी बिहार पर जो है स्पष्ट तौर पर एनआईएस डीएलएड को एनआईएस डीएलएड का प्रशिक्षण जो है प्रदान किया गया था।
इसके अलावा साथियों एक और अहम जो है आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ पर जो है एनसीटी की तरफ से अधिसूचना है जो 28 नवंबर 2014 को आई। साथियों ये अधिसूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस हिसाब से महत्वपूर्ण है आइए इसमें जानते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें इंगित की गई हैं, पात्रता को लेकर के भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं, लेकिन जो इसमें अहम पॉइंट लिखा गया है उस पर साथियों आपको एक बार जरूर अवगत कराएंगे जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों ये कि ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, आप इसको पढ़िए। स्पष्ट किया गया कि मानदंड तथा मानक नीचे तालिका में दर्शाए गए कार्यक्रमों का संचालन करने वाले प्रत्येक संस्थान को विभिन्न अध्यापक शिक्षा परिषद के परिशिष्ट 1 से 15 में यथानिष्ठ मानदंडों और मानकों का पालन करना होगा। क्या करना होगा? इसका पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड प्राप्त करने वाला मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम जो आपके परिशिष्ट 9 पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। क्यों साथियों? यहाँ मानदंड और मानक की बात की गई है और इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर जो है आपका डीएलएड का जो ऑनलाइन स्पष्ट रूप से ये कोर्स कराया गया है जिसके बारे में स्पष्ट तौर पर यहाँ पॉइंट नंबर 9 में सीधे तौर पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने सुनवाई में रखा गया है साथियों, क्योंकि यहाँ पर विशेष छूट को लेकर के आपने पीछे अभी देखा अधिसूचना में लिखा गया था और उसके बाद जो ये स्पष्ट तौर पर आप सभी के सामने अधिसूचना है ये एनसीटी से आई है और एनसीटी का द्वारा ही दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है अहम जो है निष्कर्ष की स्थितियाँ जरूर निकल कर आएंगी अगर इन सभी पॉइंट्स को जो है कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर जिन बातों को कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान रखा गया और उसके बाद जो है स्पष्ट तौर पर यह भी इंगित कराया गया कि आगे जो 2002 का जो आपका स्पष्ट तौर पर रेगुलेशन या है उसको जो है फिर से कोर्ट के सामने रखा जाएगा और स्पष्ट तौर पर किस बिहाफ पर जो है एनआईएस डीएलएड को लेकर के ये विशेष प्रावधान किया गया जिससे जो 24 माह का कोर्स था उसको 18 माह में कंप्लीट कराया गया। तो इन सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने फिर से रखा जाएगा और एक अहम निष्कर्ष निकल कर आएगा और पूर्ण संभावना पाई जाती है कि जो आपकी वैधता है उस पर एक अहम और फाइनल मुहर जरूर लगेगी जो क्लेरिफिकेशन याचिका से निकल कर आएगी और स्पष्ट तौर पर ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण रहेगी। अब साथियों बात कर लें कि इस क्लेरिफिकेशन याचिका का किसे जो है अहम जो है फ़ायदा होने जा रहा है। एक तो साथियों आप देख रहे हैं ऑनगोइंग जो भी भर्तियां हैं जो 28/11 से पहले चल रही थी और उसका जजमेंट आने के बाद वो भर्तियां प्रभावित हुई हैं तो उन पर जरूर इस क्लेरिफिकेशन याचिका से अहम रोल जो है पड़ने वाला है। तो साथियों इसमें वेस्ट बंगाल की तरफ से इसीलिए याचिका की गई क्योंकि साथियों सिंगल बेंच में जो आदेश आप सभी को पता है 30 तारीख को निर्णय लिया गया है तो स्पष्ट तौर पर उसी के परिपेक्ष को लेकर के याचिका की गई। निर्णय जो भी होगा अहम होगा और एनआईएस के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल साथियों इसके अलावा आप सभी को पता है रिव्यू भी दाखिल किया गया है और एक और केस दाखिल किया गया है, लेकिन साथियों सबसे पहले क्लेरिफिकेशन याचिका पर निष्कर्ष की स्थितियां निकलकर सामने आएंगी और आशा की जाती है कि ये जो स्पष्ट तौर पर एनसीटी की तरफ से जो स्थितियां स्पष्ट की गई हैं जो विशेष प्रावधान किए गए हैं तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये क्लेरिफिकेशन याचिका के लिए एनसीटी के ही रूल्स एंड रेगुलेशन महत्वपूर्ण रहेंगे और इसके अलावा अहम जो हो जाता है वो आप सभी को पता है जो रेजिग्नेशन ऑर्डर है आपके एनआईएस डीएलएड को लेकर के उसमें भी सभी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। फिलहाल उससे स्थिति इसलिए नहीं स्पष्ट हो पाई क्योंकि उसको गजट में पब्लिश नहीं किया गया। अगर साथियों गजट में पब्लिश होता तो एनसीटी की साइट पर आप सभी को मिलता और साथियों उसको जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर राजपत्र में प्रकाशित होता। तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि उन सभी चीज़ों को लेकर के जिस भी आपको लेकर के ये कोर्स डेवलप किया गया, कराया गया, कंडक्ट किया गया, इन सभी का जो है निष्कर्ष निकल कर जो है अहमतापूर्वक अच्छा आएगा और अच्छा निष्कर्ष तभी निकल कर आएगा जब आप सभी लोगों का प्रयास अच्छा होगा। और साथियों ये प्रयास जो कोर्ट के सामने रखा गया है इसका जो है कहीं ना कहीं एक अहम निष्कर्ष 16 तारीख को देखने को मिल सकता है। तो आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि एनआईएस डीएलएड के परिपेक्ष में कोई भी अहम सूचना कोर्ट सुनवाई से संबंधित या कुछ भी निष्कर्ष होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रयास में आप भागीदार बने और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।